नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सिरसा पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज साल के आखिरी दिन एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने सिरसा में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। विज ने बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। साल के आखिरी दिन अनिल विज का चाबुक पुलिस महकमे पर चला। साथ ही 2 पंचायत विकास अधिकारियों पर भी विज ने एक्शन लिया। अनिल विज ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुल 16 शिकायतें सुनी। सभी शिकायतों का निस्तारण किया गया। ज्यादातर शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित थी, जिन पर कार्रवाई करते हुए अनिल विज ने एक उप निरीक्षक, 2 सहायक उप निरीक्षक समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश दिए। साथ ही निजी जगह पर सरकारी कोष से निर्माण को लेकर एलनाबाद के पूर्व बीडीपीओ और वर्तमान बीडीपीओ को निलंबित करने के आदेश दिए गए। गृह मंत्री ने अपने अंदाज में सभी शिकायतों को बारीकी से सुना और शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट करते हुए विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। वो भी जुर्म है, और अगर उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है वो भी जुर्म है। उसकी तफ्तीश होगी। और आपने एफआईआर दर्ज नहीं की 2010 में। किसने एफआईआर दर्ज करनी थी? किसके पास अटेम्प्ट करता है वो भी जुर्म है, और अगर उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है वो भी जुर्म है। उसकी तफ्तीश होगी। और आपने एफआईआर दर्ज नहीं की 2010 में। किसने एफआईआर दर्ज करनी थी? किसके पास केस था? एएसआई सुबेश सिंह सर। एएसआई सुबेश सिंह सर। वही वाला है सर। सेम जो जिसकी वो चल रही है। जी सर। उसके ऊपर ये भी केस दर्ज कर। एफआईआर दर्ज तो हर उसकी होनी चाहिए ना। एक डेथ हो गई बच्ची की और उसके ऊपर डाउट है, प्रश्न चिन्ह है, और आप उसकी एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रहे। 5 साल सरकारी बदल की तरफ से लेकर अब तक ना कार्रवाई। कोई मिसगाइड करता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है, छुपाता है। उन्होंने छुपाया इस बात को। अगर उनकी बात ठीक मानी जाए, अगर हैंगिंग है, मैं तो डाउट करता हूं कि हैंगिंग हुई नहीं, क्योंकि हैंगिंग होती तो चुन्नी होती। चुन्नी नहीं है, जब चुन्नी थी ही नहीं। चुन्नी तो आपने रिपोर्टों में बनाई, चुन्नी थी नहीं वहां पर। चुन्नी होती, हैंगिंग होती, वो बताते, उसी वक्त एविडेंस कलेक्ट किए जाते, चुन्नी भी ली जाती, सारा कुछ होता, लेकिन फैक्ट्स को छुपाया गया। शाम तक कार्रवाई चाहिए। ये पुलिस मिली हुई है सर सारी। मैं अनिल विज हूं, मेरा नाम, ठीक है ना? सुना है सर, बोल मेरे नाम से रात को उठ के भूत भी भाग जाते हैं। बिल्कुल सर, न्यायकारी है, ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है ना? कोई फरियाद लेके आए हो। शाम तक कार्रवाई चाहिए। नहीं, ऑर्डर क्या होने हैं? जब तेरे पास केस आ गया, तूने केस दर्ज कर लिया, फिर तूने अरेस्ट क्यों नहीं करी? रिकवरी क्यों नहीं करी? कितनी रिकवरी करी? 1000 रुपए करिए जी रिकवरी। तुमने ये कह रहे 90,000 किया? नहीं, 90,000 का इनका कंप्रोमाइज हुआ था सर। कंप्रोमाइज क्या मतलब है? कंप्रोमाइज के पैसे भी थाने में जमा होने चाहिए। खुद ने सर एफिडेविट दे, कोर्ट देगी पैसे इनको। सर खुद एफिडेविट देके इन्होंने कंप्रोमाइज किया है। नहीं, फिर क्या हो गया? तूने अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर मैं तू शामिल था ना कंप्रोमाइज में? नहीं, मैं शामिल नहीं था सर। तो फिर तूने अपनी कार्रवाई क्यों रोकी? मैंने तो जैसे मेरे को तूने अपनी कार्रवाई क्यों रोकी? मैंने जैसे आदेश में मुझे बता, तूने अपनी कार्रवाई क्यों रोकी? 1 साल क्यों लगा अरेस्ट होने में? सर मेरे को जैसी मेरे को मिली मिशन बाद में है सर। जैसे भाई- मेरे को मिलती मैंने कार्रवाई कर दी। भाई, जिसने एफआईआर दर्ज करी थी, एसएचओ ने इन्वेस्टिगेशन आयोग किसको सौंपी थी? मुझे बताओ, जब एफआईआर दर्ज हुई। इससे पहले अनिल था। भाई मेरे को पूछ अनिल कुमार जी सर। उसने दर्ज नहीं, केस किसको रेफर हुआ था? आईओ कौन था? सुमित कुमार था। उसने क्यों नहीं अरेस्ट करी? करो उसको भी सस्पेंड। वहीं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको मंत्री बनाए, किसको मंत्री ना बनाए, किसको कोई विभाग दे, किसको कोई विभाग ना दे। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूँ।
मैंने कभी भी अपनी पार्टी से कोई विभाग जहाँ कोई पद नहीं मांगा। मुझे तो बीजेपी के दफ्तर का चपरासी भी बना देंगे तो मैं सहर्ष वहाँ पर काम करूँगा, लेकिन काम मैं इज्जत के साथ करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी आदत में शुमार है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नए साल में गृह और स्वास्थ्य दोनों ही विभागों में नए कार्य देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो रोजाना 1 घंटा जन सुनवाई करें, सप्ताह में 2 बार थानों का निरीक्षण करें। इसके लिए मैं बहुत सख्त हूँ और मैं रोज लोगों की शिकायतें सुनता भी हूँ और मैं सभी एसपीज को कह रहा हूँ कि वो अपने अपने ज़िले में रोज़ाना पब्लिक के ग्रीवेंसेस सुनने के लिए 1 घंटा फिक्स करें 11 से 12 बजे तक। सारे प्रदेश के जो एसपीज हैं, सीपीज हैं, डीसीपीज हैं, सब ग्रीवेंसेस सुने। और नंबर 2, हफ्ते में अपने कम से कम ज़िले के 2 थाने चेक करें। ये जो अंधेरगर्दी मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, वो ये चेक करें उसको, वो यहाँ आने नहीं चाहिए। सामने लोगों को त्वरित जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि साल 2 साल एप्लीकेशनें पड़ी रहें और FIR दर्ज ना हो, तो वो करनी चाहिए, नहीं तो मैं खुद भी रैंडम चेकिंग। चुनाव लड़ने पर किसान नेताओं पर अनिल विज जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते ही किसान आंदोलन को लंबा खींचा गया था, अब किसान राजनीति में उतर रहे हैं। नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बहुत सारे किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग रही हैं। इसी कारण से वो आंदोलन को चुनाव तक खींचना चाहते थे। इसी कारण से केंद्र सरकार के बार बार वार्ता के लिए निमंत्रण देने पर भी वो नहीं जा रहे थे। तो ठीक है, हर आदमी को अधिकार है, प्रजातंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। वहीं प्रदेश में बढ़ते ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, उनसे निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, उसके लिए पूरी तरह से हमारी तैयारी है। उसके लिए हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं सब लोगों की और 97% फर्स्ट डोज लग चुकी है, 68% सेकंड डोज लग चुकी है। बाकी कल से जिसको भी 2 डोज नहीं लगी होंगी वो किसी बैंक में, किसी दफ्तर में, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी मॉल में या कहीं पर भी, किसी बैंक्वेट हॉल में, कहीं पर भी जहां पर ज़्यादा लोगों के होने की संभावना है वो नहीं जाएगा। और इसका दायित्व जो होगा, जो वहाँ का इंचार्ज होगा, उसका दायित्व होगा कि वो देखे इस चीज़ का कि भी दोनों वैक्सीन लग के आए। अगर एक लग चुकी है और दूसरी का भी टाइम नहीं आया, उसको तो एग्जम्प्ट करेंगे, लेकिन अगर है तो दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए। और मैंने पत्र लिख दिया है, प्रदेश के तमाम उपायुक्त अपनी सभी विभागों की मिला के छोटी छोटी टीमें बनाएंगे जो जाकर रैंडम चेकिंग करेंगे कि क्या वाकई दोनों वैक्सीन लगी हुई है जो दफ्तर में आया हुआ है, और अगर कोई ऐसा पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई करें। हरियाणा में ओमिक्रॉन के केस बढ़ते ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अनिल विज ने फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर हर जिले में जाकर निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। इसके अलावा बिना वैक्सीनेट लोगों को अब कल से सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। विज ने बताया कि बच्चों के टीकाकरण की हरियाणा में पूरी तैयारी की गई है। पिछली जो लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आई थी जी, तो उससे हमने सीखते हुए हमने अपने अस्पतालों में PSA प्लांट लगाए। 84 PSA प्लांट हमारे फंक्शनल हो चुके हैं जो चल रहे हैं। उसके साथ ही मैंने आदेश दिया था कि प्राइवेट अस्पतालों को भी जो 50 बेड से ऊपर है
उनको भी अपने PSA प्लांट लगाने होंगे, तो 54 उनके भी लग चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शनल है या नहीं है, सभी जगह जाके देखेंगे सारे फंक्शनल है या नहीं है, वेंटिलेटर्स फंक्शनल है या नहीं है। हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बहुत सारे दिए हैं, उनको भी हम लगाना चाहते हैं और वही लगाना चाहते हैं जहां पर हमारे पास पावर बैकअप है। बिल्कुल उनकी चेकिंग की जाएगी। सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया है कि वो सभी विभागों के कर्मचारियों को मिलाकर टीम्स बनाएं। हर जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन रैंडम चेकिंग करें, और जो बिना वैक्सीनेशन के अगर किसी दफ्तर में, किसी माल में, किसी और जगह पर आया हुआ है तो उसके खिलाफ सेक्शन 188 में कार्रवाई की। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में सख्ती बढ़ती जा रही है और ऐसे में 1 जनवरी से नो वैक्सीन नो एंट्री का नया नियम लागू होने जा रहा है। जरा ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए और समझिए कि आखिर इस नए नियम के तहत क्या क्या चीजें बदलने जा रहे हैं। तो वैक्सीन को लेकर के सख्ती जो है वो बढ़ दी गई है और हरियाणा में कल से नो वैक्सीन नो एंट्री, ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर के ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने कड़े आदेश इसको लेकर के जारी किए हैं और सार्वजनिक स्थल पर बिना वैक्सीन एंट्री नहीं मिल पाएगी। यानी कि कहीं मॉल में आप जाना चाहते हैं, सिनेमा हॉल में जाना चाहते हैं, बैंकेट हॉल में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जब तक आपकी वैक्सीन की दोनों डोज पूरी नहीं होगी तब तक आपको जाने नहीं दिया जाएगा। वैक्सीन लगी है या नहीं है इसका जो पता है वो उस जगह के मालिक का वहाँ पर करेंगे। मालिक मैनेजर ये सुनिश्चित करें कि आने वाला जो शख्स है वो वैक्सीनेट है या नहीं है। सार्वजनिक स्थलों की रैंडम चेकिंग के लिए सभी डीसी को आदेश दिए गए हैं। बाकायदा इस पर निगरानी तय की गई है। डीसी की तरफ से गठित टीम सार्वजनिक स्थलों पर जाकर के चेकिंग करेगी, देखेगी कि कहीं ऐसी नियमों का पालन हो रहा है। अगर कोई वैक्सीनेट नहीं मिला तो 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और ये स्पष्ट किया गया है। तो हरियाणा में कल से नो वैक्सीन नो एंट्री को लेकर के फिलहाल सख्त गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा कैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और देश प्रदेश में ओमिक्रॉन के कितने केस हैं, जरा वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। अब जरा आप देखिए ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो हरियाणा में लगातार कैसे बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक 39 ओमिक्रॉन केस दर्ज हो चुके हैं। 24 घंटे में 25 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिले हैं और प्रदेश में ओमिक्रॉन के 14 एक्टिव केस सामने आए हैं और अब तक ओमिक्रॉन के 25 मरीज रिकवर भी हुए हैं। तो ओमिक्रॉन का खतरा एक तरफ नजर आ रहा है, वहीं हरियाणा में लगातार जो केस बढ़ रहे हैं ये अपने आप में एक चिंता का बड़ा कारण नजर आ रहे हैं और 22 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन संक्रमण फैल चुका है। अब तक 1270 ओमिक्रॉन केस दर्ज हो चुके हैं। साथ ही महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 450 मामले सामने आए हैं और दिल्ली में ओमिक्रॉन के 320 केस आए हैं। केरल में 109, गुजरात में 97 केस आए हैं और हरियाणा में 39 ओमिक्रॉन केस दर्ज किए गए हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का भी पालन करना बड़ा जरूरी है। ओमिक्रॉन का तो बार बार केंद्र और प्रदेश की तरफ से डायरेक्शन है कि बीमारी आने वाले समय में जो जिस तरह के हालात हैं, रोज कोरोना के केस आ रहे हैं, इससे बचना भी है, बचाव भी करना है और दूरी भी रखनी है और समझदारी से काम भी करना है और सफाई भी रखनी है और दूरी बना कर भीड़ भड़का से बचना है। तो यही अपील है कि इस कोरोना जैसी बीमारी से भी हम सबको। करनाल में दूसरा ओमिक्रॉन केस सामने आया। कोरोना पॉजिटिव 6 वर्षीय बच्चा ओमिक्रॉन संक्रमित मिला। वहीं विदेश से लौटे 100 लोगों की ट्रेसिंग नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गईं। वैक्सीन के दूसरे डोज लगवाने के प्रति लोगों की लापरवाही से भी कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना के मामले अब बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच करनाल जिले के लिए 3 सूचनाएं ऐसी हैं
जो लोगों की चिंताएं बढ़ा सकती हैं। इनमें सबसे पहली सूचना ये है कि करनाल जिले में दूसरा जो है ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज मिल चुका है। ये परिवार पुर्तगाल से लौटा था, जिसके 6 वर्षीय बच्चे में भी अब ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। इसमें दूसरी सूचना जो करनाल जिले के लिए वो है कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग 100 ऐसे लोगों को ट्रेस नहीं कर पाया है जो फॉरेन से लौटे से विदेश यात्रा करके लौटे थे। ऐसे लोगों को ट्रेसिंग नहीं हुई है। ये लोग जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। पुलिस की मदद से हालांकि इनकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक इनके नामों का खुलासा नहीं हुआ है। तीसरी और बड़ी अहम बात है कि जो वैक्सीनेशन की डोज है उसको लेकर लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। करनाल जिले की बात करें तो हम करीब 62% लोग ही हैं जिन्होंने अपनी सेकंड डोज ली है। 38% लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपनी सेकंड डोज लेने नहीं पहुंचे हैं। एक बड़ा आंकड़ा हो सकता है। हालांकि अभी जो देखें तो वैक्सीनेशन कैंप जो शुरू हुए हैं उनमें भीड़ दोबारा से दिखाई देने लगी है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 1 जनवरी के बाद पाबंदियां शुरू हो जाएंगी, सार्वजनिक स्थानों पर लोग नहीं जा पाएंगे। जो लोग नॉन वैक्सीनेटेड होंगे उनको पाबंदी होगी, सरकारी दफ्तर में नहीं जा पाएंगे। इसके चलते अब जो है वैक्सीनेशन जो कैंप है उनमें एक अच्छी खासी भीड़ वो देखी जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आप देख सकते हैं अब आने लगी हैं वैक्सीनेशन के लिए। बात करें जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं उनके अनुसार करनाल जिले में 1.5 से 2 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई है। हालांकि उनका समय पूरा हो चुका है, तो एक बड़ी चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अब आने वाले समय में कुछ कड़े प्रबंध करेगा ताकि जो लोग वैक्सीनेशन के प्रति लापरवाह बने हुए हैं या कोरोना प्रोटोकॉल के प्रति जो लापरवाह बने हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं भिवानी पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अपराध और बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर आ चुका है। साथ ही उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन काटने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सरकार से हर वर्ग दुखी है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष को भारी जन समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा ठोका। हरियाणा नंबर 1 पूरे देश में बेरोजगारी में। जो प्रदेश 2014 में नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, आज बेरोजगारी में और अपराध में ऊपर जा रहे हैं। चुनाव लड़ना है, प्रजातंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जो आंदोलन चला किसानों का, जो 3 कानूनों के विरोध में चला, वो किसान के हित में नहीं थे। ये मैं किसानों को श्रेय दूंगा कि काम में कोई राजनीतिक दल उनका नेतृत्व तो नहीं कर रहा था, किसान स्वयं उसका नेतृत्व। चरखी दादरी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे। सांसद ने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन चुका है। हरियाणा के युवाओं के साथ सरकार की ओर से नाइंसाफी की गई, इसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार नौकरी घोटाले की जांच से भाग रही है। सांसद ने कहा कि अगर हरियाणा में किसी भी बुजुर्ग की पेंशन कटी तो उसका विरोध करेंगे। ये हरियाणा के जो लोग हैं वो इस सरकार की कार्यशैली को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। आपकी बात सही है, मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है, लेकिन सरकार, जैसे मैंने कहा कि लोग जो हरियाणा के लोग हैं उन्होंने अपनी 7.5-8 साल की सरकार कार्यशैली के बाद अब मंत्रिमंडल के फेरबदल में नहीं थे। आने वाले समय सरकार बदलने के इंतज़ार में लोग बैठे हैं हरियाणा के। हमारी मांग है इस समय, आज इन्होंने जिस तरीके से HPSC और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक जैसे दुकान की परचून की दुकान पे रेट लिस्ट होती है, टॉफ़ी इतने की, चॉकलेट इतने की और लॉलीपॉप इतने की, उस रूप में पहले SS कमीशन में रेट लिस्ट निकली कि 4 लाख में कंडक्टर, 5 लाख में ड्राइवर, 10 लाख में क्लर्क। और अब जब रेट डली HPSC में तो ना सिर्फ HPSC में दफ्तर में पैसे करोड़ों रुपए, 1 करोड़ से ज़्यादा तो दफ्तर में मिले, और रेट लिस्ट जो निकली कि जो डेंटल सर्जन है उसके 35 लाख, HS प्रीलिम के 40 लाख, अपना स्टाफ नर्स के 20 लाख, ANM के 10 लाख। तो ये जो रेट लिस्ट के रूप में इतने जिस प्रकार से खुला घोटाला जो सामने आया है, उससे आज हरियाणा का हर नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है।
वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित बीजेपी के 130 पदाधिकारियों ने अंडमान में तिरंगा फहराया। दरअसल बीजेपी के द्वारा 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि अंडमान में सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को आज़ादी का झंडा फहराया था। और इस दौरान ओपी धनखड़ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 1943 की ये घटना कांग्रेस के इतिहास में उन्होंने आने नहीं दी। वहीं धनखड़ ने जानकारी दी कि बीजेपी पदाधिकारियों ने वाइपर टापू पर भी तिरंगा फहराया, जहां अंग्रेजों ने भारतीय वीरों को कैद किया था और फांसी दी थी। काला पानी की सेलुलर जेल में भी बीजेपी के पदाधिकारी पहुंचे। धनखड़ ने कहा कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर गांव में मनाएंगे। नागालैंड के राजा थे, मणिपुर के राजा थे। हमें गर्व है कि आज हमने एक ऐतिहासिक पल को फिर से जिया है। 30 दिसंबर 1943 जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के मुखिया के नाते, राष्ट्राध्यक्ष के नाते आज़ाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंडमान क्लब के सामने तिरंगा फहराया था। आज हरियाणा के 130 साथियों ने साथ आकर उस फ्लैग के सामने खड़े होकर आज़ाद हिंद फौज का तराना, आज़ाद हिंद फौज का गीत और सुभाष के स्वागत के गीत और वंदे मातरम गाया। ये एक ऐसा पल था जिसकी अनुभूति सबके हृदय में, क्योंकि हरियाणा से 3000 जो है आज़ाद हिंद फौज के सैनिक और 300 लगभग अधिकारी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति हरियाणा के लोगों का बहुत अधिक प्यार है। नेताजी ने इस इलाके को आज़ाद करा के यहाँ झंडा फहराया था। ये जिस सरकार को अनेक देशों ने, जापान, जर्मनी समेत अनेक देशों ने जिसको मान्यता दे रखी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से इस ऐतिहासिक तारीख को छुपाया गया। और ये जहाँ पर जो स्थानीय लोग भी उस याद में झंडा फहराना चाहते थे उनको रोका गया। इसको डी सेरेमोनियल कांग्रेस सरकार ने करने का पाप किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल जी के नेतृत्व में बनी तो इस स्थान को फिर से एक उत्सव के रूप में, एक सेरेमनी के रूप में शुरू किया गया। और उस सेरेमनी को शुरू करने के लिए भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति यहाँ पधारे। जब कांग्रेस की दोबारा सरकार बनी मनमोहन सिंह की, तो कांग्रेस पार्टी ने फिर से उस अपने पाप को दोहराया कि नेताजी का किया वो कार्य इतिहास के पन्नों में फिर से मुखर होकर ना उठे। उन्होंने फिर से इसको डी सेरेमोनियल किया। जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो यहाँ खुद आए और यहाँ पर एक बड़ा फ्लैग भी लगाया गया और इस सेरेमनी को तब से बहुत उत्साहपूर्वक किया जाता है। आज हमें इस बात की खुशी है कि हम उस पल का हिस्सा बने जब वहाँ फ्लैग आज फिर से 30 दिसंबर 2021 को 30 दिसंबर 1943 की याद में। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।